दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो बहुत से लोगों की लाइफ चेंज किए हैं। यह हमें 6 स्टेप बताती है रैट रेस से बाहर निकलने के लिए, यानी कि 9 से 5 के चक्रव्यूह से हम बाहर कैसे निकलें। तो आइए एक एक करके यह 6 अमेजिंग लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम कराते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट एक गांव में खुलने वाला था, जिसकी वजह से रिजॉर्ट में बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर की जरूरत थी। उस गांव के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर को हायर किया गया। पहला का नाम था राहुल और दूसरा का नाम था विकास। राहुल का सिर्फ एक गोल था कि वह हर रोज ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि विकास का यह सोचना था कि रिजॉर्ट को आने से गांव में क्या क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से मैं कैसे पैसिव इनकम बना सकता हूँ। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट थे। दोनों ने जो सोचा था वह पा लिया। राहुल ने अपने मैनेजर की चमचागिरी करके उसने अपनी सैलरी विकास से ज़्यादा करवा ली। साथ ही उसने ओवर टाइम करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगवा लिया। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर के मुकाबले राहुल की सैलरी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन विकास कुछ और सोच रहा था। विकास ने जब रिजॉर्ट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि यह एक बहुत फेमस रिजॉर्ट है, जो कि सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि बाकी गांवों में भी खुलने वाले हैं। उसे यह भी पता चला था कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है, यानी इसके शेयर भी वह ले सकता है। तो उसने 3 काम किए। पहला तो उसने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। दूसरा, उसने यह किया कि जो नए गांव में रिजॉर्ट खुलने वाला था वहां पर उसने कुछ बीघा जमीन बहुत सस्ते प्राइस में ले लिए। और फाइनली उसे पता था कि जब भी रिजॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर जो जाएगा उसे उसी गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट अपने बड़े मैनेजर के अलावा बाकी छोटे पोजीशन वाले एम्प्लॉय को घर नहीं दे रही है। इसीलिए उसने वहां पर अपनी छोटी सी जगह पर पीजी बना लिया। जब 5 साल के बाद रिजॉर्ट पूरा हुआ तो राहुल का जॉब चली गई और उसे कहा गया कि अगर उसे दोबारा काम चाहिए तो उसे 100 किलोमीटर दूर जो दूसरा रिजॉर्ट बन रहा है वहां पर जाकर काम करना पड़ेगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह ओल्ड एज में कहाँ जाएगा। वहीं पर रिजॉर्ट खुलने पर विकास के शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया। साथ में उस रिजॉर्ट के स्टाफ विकास के बनाए पीजी में रहने लगे, जिसकी वजह से उसे पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गया। और साथ में जो जमीन उसने दूसरे गांव में खरीदी थी वहां पर भी उसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। विकास को पता था कि अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं है और वो पीजी से आ रहे पैसे से दूसरे गांवों में भी पीजी बनाएगा। इन शॉर्ट, स्टोरी की लर्निंग यह है कि विकास जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़े टाइम के लिए पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि फ्यूचर में उन्हें पैसिव इनकम सोर्स भी बनाना है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। लेसन नंबर 2, वाई विथ फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बार धीरू भाई अंबानी जी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी जा रहा था। अनंत अंबानी ने धीरू भाई अंबानी से कहा कि मुझे गुब्बारे लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसने धीरू भाई अंबानी जी से 15 रुपए लिए और बिना हवा वाले गुब्बारे ले आया। उसके बाद वो घर आया। नॉर्मल बच्चों की तरह उसने गुब्बारे से खेला नहीं, बल्कि उसने हवा भर के उसे बेचने चला गया और प्रॉफिट कमा के आया। मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो फ्री होता है तो हवा भर दी और बेचने चला गया। इन शॉर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप लेसन धीरू भाई अंबानी जी अपने फैमिली वाले को ही सिखाते हैं। और सिर्फ अंबानी की फैमिली ही क्यों, मेरे जितने भी बिजनेस कम्युनिकेशन के फ्रेंड्स हैं उन्हें शुरू से ही एक बात पता है, पहले दुकान फिर मकान। यानी रॉबर्ट कियोसाकी के भाषा में बोले तो पहले एसेट और फिर लायबिलिटी, यानी पहले इनकम सोर्स बनाओ और फिर खर्चे करो। यह बात हम मिडिल क्लास फैमिली वाले को नहीं पता होती। वो तो शुक्र है कि रिच डैड और पुअर डैड जैसी बुक लिखी गई है, जिससे कि हमें भी नॉलेज मिलने लगी है
कि हम रेट रेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें भी वही सीखना चाहिए जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों की लिखी गई किताबों को पढ़ना होगा, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, हाई आउटपुट मैनेजमेंट, रिचेस्ट लैंड इन द बेबीलोन। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रोबोट कहते हैं जहाँ पे पुअर और मिडिल क्लास मेंटलिटी वाले लोग सैलरी मिलते ही पहले लोगों को बिल चुकाने लग जाते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल इत्यादि। उसके बाद बचे हुए पैसे को सेव करते हैं। वहीं पर जो रिच मेंटलिटी वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले पैसे को सेव करते हैं और उसके बाद बचे हुए पैसे को बिल भरते हैं। प्रेम गणपति अपने दोस्तों के साथ मुंबई आए थे, लेकिन उनका दोस्त उन्हें छोड़ के चला गया था। एक तमिलियन ने प्रेम की मदद की और उन्हें मंदिर ले गया ताकि वो उन्हें वापस तक की टिकट के लिए पैसे दे सके, लेकिन प्रेम ने जाने से मना कर दिया। प्रेम चाहते थे कि उन्हें कोई भी वेटर की जॉब दे दे, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली। एक दिन एक रेस्टोरेंट वाले ने उन्हें अपने रेस्टोरेंट में चाय बनाने की जॉब दे दी। प्रेम चाय तो बहुत अच्छे बनाते थे, उसके साथ साथ लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके टी स्टॉल में बाकी टी स्टॉल के कंपैरेटिवली 3 गुना बिक्री होती थी। एक बार एक कस्टमर ने बोला कि मैं पैसे लगाता हूं और हम दोनों अपना मिलके एक टी स्टॉल खोलते हैं और इस बिजनेस में हमें 50% का ऑनर होंगे। प्रेम मान गए और वह स्टॉल भी अच्छा चलने लगा, लेकिन पूरे टाइम के बाद प्रेम के पार्टनर को लगा कि मैं इसे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, इसीलिए उसने प्रेम जी को निकाल दिया। प्रेम को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपना डोसा आउटलेट खोलने का सोचा और उस डोसा आउटलेट का नाम दिया डोसा प्लाजा, जिसमें 150 वैरायटी के डोसा मिलते हैं। यह डोसा प्लाजा बहुत फेमस हुआ। आज डोसा प्लाजा के 26 से 28 आउटलेट हैं और इनके पास 150 से 200 एम्प्लॉय हैं और यह हर साल 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। पर हम लोगों के मन में एक सवाल यह आ रहा होगा कि प्रेम जी के पास डोसा आउटलेट खोलने के लिए पैसा कहां से आया? तो ये पैसे उनकी सेविंग थी। जितने साल उन्होंने काम किया वो खुद को पहले पे करते थे। कई बार ऐसा टाइम आता था कि उनके पास बाकी बिल के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्होंने पहले बिल पे कर दिया और खुद को फ्यूचर के लिए पैसे सेव नहीं करे तो वह हमेशा उसी सिचुएशन में रह जाएंगे जिस सिचुएशन में वह आज हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को रोबोट अपने बुक में कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रोबोट कहते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि लर्निंग के पीछे भागते हैं। आइए इसे अमेजिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसा बुक है जो इतने फेमस है कि बहुत से लोग बस उसे लगा के छोड़ देते हैं ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बुक कैसे लिखी गई है? तो इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल उस वक्त की दुनिया के रिचेस्ट इंसान एंड्रू कार्नेगी जी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को अमीर बनाने का सीक्रेट और उसकी फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मैं 20 सालों तक तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा। मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम्हें यह डील करना चाहते हो या नहीं। अब यह सुनते पहले नेपोलियन हिल को कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर मुझे दुनिया के सबसे अमीर आदमी कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो मुझे यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत से फेमस लोगों से मिलवाया और कहा कि मैं जानता हूं कि यह फ्यूचर में बहुत अमीर बनने वाले हैं, बस जाओ और पता करो कि बस इन सब में क्या कॉमन है। इन सब में सबसे पहला इंसान थे हेनरी फोर्ड। हम हेनरी फोर्ड को नहीं जानते हैं, इट्स ओके, लेकिन हम उनकी गाड़ियां का नाम जरूर सुने ही होंगे।
तो उसके बाद में नेपोलियन हिल ने एक एक करके सभी अमीरों से मिले और उन्हें यह बुक लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी वजह से वो खुद भी मिलियनर बने। इन शॉर्ट ये रेडी थे फ्री में 20 साल तक काम करने के लिए। इतना ही नहीं, वॉरेन बफे ने शुरू में बेंजामिन ग्राहम से भी बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ। फिर बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें मना कर दिया। वह उस वक्त सिर्फ जूस को जॉब देते थे। वैसे ही मुनीस पोराय ने वॉरेन बफे से बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूं, और फिर वॉरेन बफे ने मना करते हुए कहा था कि नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूं। इन शॉर्ट लेसन यह है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से कुछ पैसे कमाने का नहीं सोचते, बल्कि उन स्किल के पीछे भागते हैं जो लॉन्ग रन में उन्हें वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेस्ट मनी। रोबोट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट किसी भी ह्यूमन के पास है वह है उसका दिमाग, और अगर उसने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया है तो वह कभी भी नॉर्मल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने देखा कि एक एरिया के प्रॉपर्टी की कीमत काफी बढ़ गई है क्योंकि वो रोड के साथ थे, लेकिन एक और प्रॉपर्टी थी रोड के साथ और उसका प्राइस दूसरा प्रॉपर्टी से 1/4 प्राइस पर मिल रहा था। इसका रीजन सिर्फ एक था कि सड़क और उस प्रॉपर्टी के बीच में एक गंदा नाला था जिसमें बहुत बदबू आती थी, और साथ में उस प्रॉपर्टी में पहुंचने के लिए सड़क घूम के जाना पड़ता था। तो जहाँ पे सब उस प्रॉपर्टी से भाग रहे थे, उस बिजनेसमैन ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उसने वो प्रॉपर्टी जल्द से जल्द खरीद ली और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसका नाला बंद करवा दिया, और साथ में सड़क से लेकर उस प्रॉपर्टी तक एक छोटा सा पुल बना दिया। यह 2 काम कराते ही उस प्रॉपर्टी की कीमत भी दूसरे प्रॉपर्टी जितनी हो गई, और उसने वो प्रॉपर्टी को बेचकर 3 गुना का प्रॉफिट कमाया। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रोबोट कहते हैं कि 4 बेसिक टाइप की रुकावटें आती है, इसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यह 4 चीज़ें हैं। डाउट यानी खुद की कैपेबिलिटी पे शक करना, दूसरा है लेजीनेस यानी सुस्ती, बैड हैबिट यानी बुरी आदतें, और फियर यानी डर। इनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है फियर। अब हम देखते हैं कि फेयर से हम कैसे बच सकते हैं। हम लोग हमेशा डरे रहते हैं कि अगर हम गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, इसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं हैं। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल है, और वह है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के डिसीजन हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डिसीजन। टाइप 1 डिसीजन वह है कि अगर यह डिसीजन हमसे गलत हो भी गए और हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि लिंक ब्लॉगिंग वेबसाइट खोलना, यूट्यूब चैनल खोलना, या कहीं पर इंटर्नशिप अप्लाई करना, फ्रीलांसिंग करना एक्सेट्रा। तो टाइप 1 डिसीजन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसे जल्द से ले लें। टाइप 2 डिसीजन वह है जो अगर गलत हो गया तो हमारी लाइफ में एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप अकेले अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली की, और आप 1-2 पॉडकास्ट सुनते हो और बिना सोचे समझे जॉब छोड़ देते हो ताकि आप खुद का बिजनेस कर सको। अगर यह बिजनेस फेल हो जाता है तो यह आपकी लाइफ को हेल बना सकता है। तो इस सिचुएशन में बेटर यह है कि हम टाइप 2 डिसीजन को टाइप 1 डिसीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर एक्शन ले। जैसे कि इस केस में आप जॉब के साथ और मेहनत करो और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका बिजनेस चल पड़ा और आपको सैलरी से 3 गुना पैसा आने लगा और आपको लगता है कि यह बिजनेस में स्टेबिलिटी है, तो उस वक्त पर आप जॉब छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वाले और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर पाओ।